खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान में समान नागरिक संहिता की कवायद हुई तेज। भाजपा ने समान अधिकारों के लिए बताया जरूरी, वहीं विपक्ष ने स्वतंत्रता का हनन दिया करार। ट्रैक्टर और टेम्पो की भिड़ंत में 2 युवकों की गई जान। बगड़ तिराहा क्षेत्र में 3 अन्य युवक हुए गंभीर घायल। अलवर में फिर मिले गौवंश के अवशेष और हिंदूवादी संगठनों ने किया प्रदर्शन। रजवट मैदान के समीप अवशेष हुए बरामद। और लेन देन के विवाद में खेड़ा मैदा में 4 हुए घायल। वहीं बंटवारे को लेकर खानपुर मेवान में 3 लोग हुए जख्मी। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में अब प्रदेश में कवायद ने रफ्तार पकड़ ली है। इसके लिए बनाई गई उच्च स्तरीय कमेटी संभाग स्तर पर राय शुमारी कर रही है। भाजपा का मानना है कि सभी वर्गों और धर्मों के लिए UCC लागू करना जरूरी है। हालांकि विपक्ष इसे स्वतंत्रता और संविधान से छेड़छाड़ के प्रयास बता रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। राजस्थान में UCC यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की है तैयारी। ड्राफ्ट बनाने के लिए सरकार ने समिति बनाई है, जिसने संभाग स्तर पर राय शुमारी शुरू कर दी है। प्रदेश में धर्म और पर्सनल लॉ से ऊपर यानी हिंदू कोड बिल और मुस्लिम पर्सनल लॉ आदि के स्थान पर सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की योजना है। ऐसे में बहु विवाह पर रोक, विवाह एवं तलाक के अनिवार्य पंजीकरण, 3 तलाक पर प्रतिबंध, लिव इन में रहने वाले जोड़ों को अनिवार्य रजिस्ट्रेशन जैसे कई बदलाव आ सकते हैं। गौरतलब है कि पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में यह समिति बनाई गई है। उच्च स्तरीय समिति राजस्थान समान नागरिक संहिता 2026 विधेयक का ड्राफ्ट तैयार करेगी। इसके जरिए राजस्थान की सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुसार प्रारूप तैयार करने की बात कही जा रही है। समिति की रिपोर्ट को कैबिनेट की स्वीकृति के बाद इसे विधानसभा में पेश करने की योजना है। इस बिल को लाने के पीछे सरकार की मंशा पर हमने विभिन्न वर्गों की प्रतिक्रियाएं जानी। भाजपा प्रवक्ता एडवोकेट जितेंद्र शर्मा के अनुसार प्रस्तावित बिल उचित है और लागू करने से पहले सरकार आम लोगों के सुझाव भी मांग रही है। शर्मा ने कहा कि उत्तराधिकार, तलाक आदि मामलों में भी स्थिति स्पष्ट होगी। साथ ही धर्म या समुदाय से अलग हटकर सभी के लिए एक ही कानून लागू होगा। देखिए, सबसे बड़ा UCC जो सिविल कोड कानून है जो राजस्थान की सरकार लाना चाह रही है और सभी लोगों से इस पे सुझाव भी मांग रही है, उसमें चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे अन्य सामान्य जो भी नागरिक हैं राजस्थान प्रदेश के, इस कानून के आने के बाद जो अलग अलग कानून की संज्ञा दी गई है, जैसे मोमडन्स के लिए अलग है, हिंदुओं के लिए अलग है, जैसे किसी को विवाह संबंधित, तलाक संबंधित, गोद लेने संबंधित, उत्तराधिकारी संबंधित, इस तरह के जो व्यक्तिगत मामले होते हैं कानूनन रूप से सभी के लिए एक ही कानून का प्रारूप होगा। चाहे वो तलाक से संबंधित हो, चाहे विवाह से संबंधित हो, चाहे लिविंग रिलेशन से संबंधित हो, उसका रजिस्ट्रेशन होगा। मतलब ये नहीं कि जाति के आधार पर अलग अलग प्रकार से समूह को कानून की व्यवस्था दी जाए। संविधान के अनुसार देश आज़ाद होने के बाद ही ये मंशा थी उस समय संविधान निर्माताओं की कि देश के अंदर एक सिविल कोड सामान्य संहिता लागू हो, जिसके द्वारा सभी भारत के रहने वाले लोग जो भारत में निवास करते हैं उनके लिए एक ही कानून की व्यवस्था होना जरूरी है। इसलिए राजस्थान सरकार भी इसको ला रही है और उत्तराखंड के अंदर ऑलरेडी ये कानून चल रहा है और इसके बहुत फ़ायदे मिलेंगे। चाहे वो महिलाओं के समान अधिकार से हो, न्यायपालिका के द्वारा जो अलग अलग जातियों के आधार पर जो कानून की व्यवस्था है वो सब एक हो जाएगी। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता जगदीश शर्मा ने UCC बिल की आलोचना की है। उन्होंने इसे भाजपा और RSS द्वारा समाज को विभाजित करने की नीति बताया। साथ ही कहा कि इससे सामाजिक परंपराओं को तोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा कभी मंदिर तो कभी UCC के नाम पर राजनीति करती है। वहीं एडवोकेट शब्बीर खान ने इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता से छेड़छाड़ की कोशिश बताया। साथ ही बताया कि इस बिल से आम लोगों को कोई फायदा नहीं होने वाला। देखो, इस सरकार का ये UCC बिल है, ये प्रोपेगेंडा है इस सरकार के
कभी ये ट्रिपल तलाक, कभी लिव एंड रिलेशनशिप का कानून लाना, ये जो हमारी देश की जो संवैधानिक जो तंत्र है उस पर कुठाराघात करने की कोशिश की जा रही है। और इस देश में विभिन्न प्रकार की जातियाँ रहती हैं और विभिन्न प्रकार के ट्रेडिशन हैं, उन पर एक बड़ा करारा प्रहार है सरकार के द्वारा। और सरकार इस तरीके से इसको खंडित करने की कोशिश कर रहे हैं जो इस देश का लोकतंत्र है कि वो समूचा खत्म हो जाए और संविधान को नष्ट किए जाने की एक प्रक्रिया है। और इसको मैं सरकार के यूसी सिविल कोड को मैं बिल्कुल गलत मानता हूँ। और इसका तो काम है कभी राम मंदिर के नाम से, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम से, कभी कोई स्पेशल वो कानून लाकर संसद में डाल देना, मतलब जनता को गुमराह करना। यानी जनता को रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए, वैज्ञानिक तकनीकी चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए, वो उन पर तो कोई सवाल ही नहीं है। स्वास्थ्य चाहिए बेहतर, यूनिवर्सिटियाँ, बच्चों को नौकरियाँ, रोजगार ये चाहिए, इनके ऊपर तो कोई सवाल खड़े ये करते ही नहीं है। और ये इस तरीके के धार्मिक उन्माद सांप्रदायिकता के एक्ट ले आते जिससे कि देश और 70 साल पीछे चला जाता है। मैं इतना ही कहूँगा। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का समाज को विभाजन करने की नीति के तहत उठाया गया एक कदम है। सिविल कोड केवल सामान्य मंशा से नहीं लागू करने की कोई बात है, बल्कि ये जानबूझकर समाज में भेद पैदा करना, वर्ग विशेष को अलग थलग करना और इस देश में ध्रुवीकरण करने की राजनीति का एक अंग है। उनकी संपूर्ण राजनीति या तो धर्म पर आधारित है सरकार की, या सांप्रदायिक सद्भाव को तोड़ने वाली है। हम ये जानते हैं कि सिविल कोड को लागू करने से व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं का, सामाजिक परंपराओं का और प्राचीन चली आ रही मतलब एक ट्रेडिशंस को विखंडित करने की योजना है। यह किसी भी रूप में भारतीय समाज के लिए ठीक नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि समाज में जागरूकता करना, शिक्षा का विकास करना, तकनीक और विज्ञान को आगे बढ़ाना, उस सब को छोड़ करके जहां स्कूलों को खोला जाना चाहिए, तकनीकी क्षेत्रों के उच्च कॉलेजों की और विश्वविद्यालयों की स्थापना होनी चाहिए, जहाँ बड़े कल कारखाने खोले जाने चाहिए, वहाँ मूर्तियों की निर्माण, मंदिरों का निर्माण, सामान्य एक सिविल कोड के नाम पर समाज में विभाजन की कोशिश नफरत की राजनीति का ही एक अंग है। उधर प्रदेश के विधि मंत्री जोगाराम पटेल कह चुके हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य को समान नागरिक संहिता लागू करने के प्रयास का निर्देश दिया गया है। इसी संवैधानिक भावना के अनुरूप राज्य सरकार यूसीसी लागू करने की दिशा में काम कर रही है। इसके जरिए महिलाओं को समान अधिकार और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने की भी बड़ी मंशा है। उधर जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला के निर्देशन में समान नागरिक संहिता को लेकर जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा जन सुनवाई की जाएगी। इसका आयोजन 10 जुलाई को मिनी सचिवालय स्थित कलेक्ट्रेट सभागार एवं कमरा नंबर 148 में सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक जन प्रतिनिधियों के साथ होगा। साथ ही दोपहर 2 से शाम 6 बजे तक आम जन के साथ जन सुनवाई आयोजित की जाएगी। इस मौके पर विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधि, प्रतिष्ठित शिक्षाविद, विधिवेत्ता और सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के कार्यकर्ता आदि भी बुलाए गए हैं। उल्लेखनीय है कि फिलहाल गोवा, उत्तराखंड, असम और गुजरात में समान नागरिक संहिता लागू है। अब राजस्थान में इसे लेकर कवायद तेज हो गई है। गोविंद नंदा, ATL न्यूज, अलवर। लगातार हो रहे सड़क हादसों की कड़ी में बगड़ तिराहा थाना क्षेत्र के ग्राम सहजपुर स्थित पेट्रोल पंप के समीप देर रात ट्रैक्टर और टेम्पो की भीषण भिड़ंत हो गई। इसमें 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अलवर के अलग अलग निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार जयसिंहपुरा निवासी 32 वर्षीय सुनील जाटव और 28 वर्षीय नरेश जाटव अपने गाँव के ही मुकेश, प्रेम और मिथिलेश के साथ MIA की अशोक लीलैंड फैक्ट्री में कार्य करते थे। देर रात करीब 1 बजे फैक्ट्री से छुट्टी होने के बाद ये सभी रोजाना की तरह टेम्पो से जयसिंहपुरा लौट रहे थे। इसी दौरान सहजपुर पेट्रोल पंप के समीप सामने से आ रहे ट्रैक्टर से टेम्पो की जोरदार भिड़ंत हो गई।
ऐसे में सुनील और नरेश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मुकेश, प्रेम और मिथिलेश गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही बगड़तिराहा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू करवाई। हादसे के बाद जयसिंहपुरा गांव में शोक की लहर दौड़ गई। दोनों मृतक अपने परिवार में दो बेटियों को छोड़ गए हैं। इस दर्दनाक हादसे से पूरे गांव में मातम का माहौल है। ये सर लीलैंड में काम करने आते हैं। लीलैंड से 1 बजे छुट्टी हुई, टेम्पो से जा रहे थे 4-5 जने। ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हुआ है सहजपुर पेट्रोल पंप के आसपास। कौन कौन एक्सपायर हो गया? सुनील और नरेश, दोनों की 2 लड़की हैं। मौके पे होते? मौके पे। बच्चे वगैरह कितने? 2 लड़की हैं दोनों की। और कितनी सवारी थी टोटल? ये सर 4 सवारी। और बाकी के? बाकी का एक PSI में एडमिट है और एक मुकेश हॉस्पिटल। और एक तीसरा? 4 थे, एक ड्राइवर। तो ये कहाँ पे काम करते हैं? अशोक लीलैंड में करते हैं MI। वहाँ से कहाँ जा रहे थे? घर जा रहे थे। कौन से गाँव? जयसिंहपुरा। अलवर शहर में फिर से गौवंश के अवशेष मिलने की घटना सामने आई है। NEB थाना क्षेत्र ट्रांसपोर्ट नगर स्थित रजवट मैदान के शमशान घाट के समीप सोमवार रात सड़क किनारे मृत गौवंश के अवशेष मिले हैं। सूचना मिलते ही गौसेवक, बजरंग दल और विभिन्न हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। इसके बाद वे अवशेषों को लेकर जेल सर्किल आए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान करीब 2 घंटे तक यातायात प्रभावित रहा और मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा। उधर गौसेवक मोतीनगर खुशहाल सैनी ने बताया कि वह रात करीब 9:30 बजे बाइक से ट्रांसपोर्ट नगर जा रहा था। रजवट मैदान के शमशान घाट के पास सड़क किनारे कुछ श्वान प्लास्टिक का कट्टा खींचते दिखाई दिए। इस कट्टे में मृत गौवंश के अवशेष थे। वहीं प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि गौकशी के बाद अवशेष यहां फेंके गए हैं। जेल सर्किल पर प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग उठाई। कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा के पाठ शुरू कर दिए। रात करीब 11 बजे तक वरिष्ठ अधिकारियों के मौके पर नहीं पहुंचने से प्रदर्शनकारी आक्रोशित हो गए। इसके बाद कुछ कार्यकर्ता गौवंश के अवशेष लेकर पैदल ही वन मंत्री संजय शर्मा के निवास की ओर रवाना हो गए। रास्ते में NEB थाना प्रभारी दिनेश मीणा और टीम ने उन्हें रोक लिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी बहस हुई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। सिटी CO अंगद शर्मा ने मौके पर पहुंच संदिग्ध आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इसके बाद देर रात करीब 11:30 बजे प्रदर्शन समाप्त हुआ। साथ ही अवशेषों को पशु चिकित्सालय की मोर्चरी ले जाया गया। इस दौरान NEB थाना पुलिस के साथ कोतवाली और शिवाजी पार्क थाना सहित पुलिस लाइन का अतिरिक्त जाब्ता तैनात रहा। एक सूचना मिली थी कंट्रोल रूम पे कि भैया गोवंश मिला है, ठीक है। तो गोवंश को लेके कुछ लोग जो कई जो संघ के लोग हैं वो लोग यहाँ पे आके बैठे, संगठन के लोग जो है। उसके बाद में उन्होंने डिमांड ये थी कि भाई इसका मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराया जाए। तो इनसे ये कमिटमेंट किया गया कि कल सुबह जो मेडिकल बोर्ड गठित किया जाएगा उसके द्वारा इसका पोस्टमार्टम किया जाएगा और जो भी तथ्य वो सामने आ जाएंगे। तो इस चीज़ में ये राजी हो गए हैं। 5 लोग इनके होंगे मौजूद वहाँ पे और 5 लोग प्रशासन से होंगे, विभिन्न डिपार्टमेंट से होंगे, पुलिस से, मेडिकल से, प्रशासन से होंगे। उनके समक्ष ये पोस्टमार्टम कराया जाएगा। कहाँ पे मिला था ये गो अवशेष? ये ट्रांसपोर्ट नगर के मिला था। वहाँ से उठा के कुछ लोग जो है वो इधर की तरफ ले आए थे जेल चौराहे पर, वहाँ लाके बैठ गए। मैं यहाँ जेल सर्किल से जा रहा था ट्रांसपोर्ट नगर साइड, तो वहाँ ट्रांसपोर्ट नगर की जैसे ही अपन पुल कूदते हैं तो वहीं से साइड में देखा तो यहाँ से बदबू आ रही। जब मैंने देखा तो वहाँ पे ये बिखरा हुआ था, पैर दूसरी साइड, धड़ वो सर अलग साइड। फिर मैंने इसको क्या लगा आपको, किस तरह का प्रतीत हुआ? ये ऐसे लग रहा है काट कर फेंका है जैसे। बैठा हुआ है। तो आप यहाँ जेल चौराहे पे बैठे हो, सब लोग बैठे हैं, किस बात को लेकर बैठे हो? अलवर में हर महीने नए नए हो रहे हैं ये काम। तीसरी खबर है, चौथी खबर है अलवर में, पर प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी। SLP टीम आती है, SLP टीम जांच करती है, ना ही SLP टीम ने हमको कोई जांच दिखाई। हम धरने पे बैठते रहेंगे क्या? कोई काम भी करेगा प्रशासन कभी? ना अभी तक प्रशासन है, जाम रहेगा ये तो ये बताए, पूरी इंक्वायरी करे प्रशासन, जब भी हटेंगे आज यहाँ से हम। तारीख बदलती नहीं है और हमको हर महीने ये देखने को मिलता है। गौरतलब है कि शहर में पिछले कुछ अरसे में गौवंश मिलने की यह तीसरी घटना है। इससे पहले 10 अप्रैल को अग्रसेन ओवरब्रिज के पास और 15 मई को गोपाल टॉकीज क्षेत्र में मृत गौवंश मिलने पर भी प्रदर्शन हुए थे। अलवर जिले की कठुमर क्षेत्र स्थित खेड़ा मैदा गांव में पैसे के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। इसके चलते 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार सोमवार की शाम खेड़ा मैदा गांव में राहुल और रोहित सहित कई बालक क्रिकेट खेल रहे थे। इसी दौरान पड़ोसी के लड़के रोहित का बैट टूट गया,
जब रोहित ने अपनी मां को यह बात बताई तो वह राहुल के घर उल्हाना देने पहुंच गई। इसके बाद राहुल ने बैट का नुकसान पूरा करने के लिए उन्हें ऑनलाइन पैसे डाल दिए, लेकिन मामला यहीं शांत नहीं हुआ। राहुल का भांजा मनीष को घर लौटते समय दूसरे पक्ष के लोगों ने रोक लिया। किसी तरह वह घर पहुंचा तो यहाँ भी ये लोग आ गए और लाठी डंडों से हमला कर दिया। इसके चलते राहुल की बहन मीना और मां विद्या देवी के सिर में चोट आई है। अलवर जिला अस्पताल के लिए उन्हें रेफर किया गया है। पूरा मामला सर ये है कि हम कुछ लड़के क्रिकेट खेलते थे, तो उस लड़के का मेरे से बैट टूट गया। किसका? उस लड़के का, रोहित का। तो मैंने उसको, उस बैट टूटा, उसको पेमेंट भी कर दिया था, उसको 350 रुपये ऑनलाइन किया है। तो उन लोगों ने मेरे भांजे को रोड पे 25-30 लोगों ने घेरा है। अच्छा। और मेरी मम्मी और दीदी के सर पे फावड़ा मारा है। कौन कौन लोगों ने मारा है? ये एक तो उमेश है और एक छोटलाल है, सोन सिंह, कुछ ऐसे 10-15 लोग। अच्छा, फिर किस चीज़ से हमला किया है? ये फावड़े से और कुल्हाड़ी से, और लाठियाँ थी। अच्छा, फिर कहाँ लगी है वो? मम्मी के सर में चोट है, सर क्या नाम है उनका? विद्या देवी। उनके पति का क्या नाम है? हरी सिंह। कहाँ के रहने वाली हैं? खेड़ा मैदा कठुमर के। और आपकी सिस्टर का क्या नाम है? मीना देवी। जिनके लगी है? जिनके लगी है, हाथ में फ्रैक्चर है और भी शरीर में चोटें हैं। उसके बाद कहाँ लेके गए आप? और उसके बाद कठुमर लेके गए थे। अच्छा। कठुमर से मम्मी को रेफर कर दिया अलवर के लिए। अच्छा। और दीदी को उधर ही कठुमरी है। उधर दूसरे पक्ष ने राहुल के गुट पर मारपीट का आरोप लगाया है। रोहित की मां कृष्णा ने बताया कि उसके पति उमेश गुड़गांव में गाड़ी चलाते हैं। उन्होंने राहुल के मोबाइल पर 6000 रुपए ऑनलाइन डाले और अपने घर देने के लिए कहा था। जब रकम नहीं देने पर कृष्णा उनके पास पहुंची तो मारपीट कर डाली। ऐसे में उमेश और कृष्णा घायल हो गए और उनका भी इलाज जारी है। और वहीं किशनगढ़ थाना क्षेत्र के खानपुर मेवान गांव में बंटवारे को लेकर 2 भाइयों के परिवार में झगड़ा हो गया। इसमें एक भाई के परिवार के 3 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार खानपुर मेवान में कल्लू खान ने अपने बड़े भाई शमसुद्दीन से मकान बंटवारे का हिस्सा 2 लाख रुपए में लिया था। साथ ही एग्रीमेंट किया कि 6 महीने में रुपए दे दिए जाएंगे, अन्यथा मकान खाली कर दिया जाएगा। लेकिन 9 महीने बीतने पर जब कल्लू खान से मकान खाली करने को कहा गया तो उसने इनकार कर दिया। दूसरी ओर इसी मकान में मुर्गी पकड़ने का एक पिंजरा रखा हुआ था और जब शमसुद्दीन इस पिंजरे को लेने गया तो कहासुनी हो गई। इसके चलते हुए हमले में फारूक सहित कल्लू और उसकी पत्नी सबीला घायल हो गए। इन्हें किशनगढ़ से अलवर के लिए रेफर किया गया है। उधर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। सब ये भाई है हमारा जिसने मारे हैं शमसुद्दीन, और इसने कल्लू भाई के घर पे, कल्लू भाई जंगल में रहता है, उसके घर पे जाके झगड़ा किया है। किस चीज़ से मारपीट करी है? चाटी, लाठी, फरसी। अच्छा, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? ये सब हमारे बंटवारे का विवाद को लेकर झगड़ा हुआ है। अच्छा, क्या था बंटवारा पूरा? बंटवारे का ये था कि इसका हिस्सा का मकान बिरादरी ने हमें दे दिया। किसके हिस्से का? शमसुद्दीन के हिस्से का मकान कल्लू और फारूक को दे दिया। हाँ। तो 2.5 लाख रुपये इसका तोड़ का जो पैसे थे वो हमने कैश दे दिया इसको। 6 महीने का करार रखा था, अब 3 महीना ऊपर जा चुका है। आज एक मुर्गीन का पिंजरा को लेकर उस पर इसने विवाद छेड़ा है। छेड़ के जब वहाँ कल्लू के घर जंगल में जाके हम मारे हैं। अच्छा, कौन कौन थे मारपीट करने वाले? मारपीट करने वाले शमसुद्दीन और मज्जर, राहिल, जुनैद। अच्छा। लड़के हैं शबनम, अच्छा, आयशा, अरस्तून। कितने लोगों के लगी है? 3 लोगों के लगी है। क्या क्या नाम है? कल्लू, फारूक, सबीला। 3 के लगी है? हाँ, 3 के। तो किशनगढ़ लेके गए? पहले किशनगढ़ लेके गए, फिर उन्होंने अलवर के लिए रेफर कर दिया। अलवर में कालाकुआ स्थित सैटेलाइट अस्पताल की जर्जर इमारत एक बार फिर सवालों के घेरे में है। सोमवार सुबह ओपीडी के 7 नंबर कमरे में छत का पंखा और प्लास्टर गिरने से एक डॉक्टर के सिर पर और एक बालिका की नाक पर गंभीर चोट आई थी। लेकिन देर रात अस्पताल के एक अन्य कमरे की छत से भी प्लास्टर और चूना नीचे गिर गया। ये कमरा 7 नंबर कक्ष के सामने स्थित है, जहां डॉक्टर विकास भारद्वाज मरीजों को देखते हैं। घटना के समय कमरा बंद था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। तेज आवाज सुनकर ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ ने कमरा खोला तो कुर्सियों पर मलबा बिखरा मिला और छत का बड़ा हिस्सा उखड़ा नजर आया। लगातार सीलन के कारण छत का प्लास्टर झड़ रहा है, जिससे अस्पताल भवन सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।
500 से अधिक मरीज यहां रोजाना उपचार के लिए आते हैं और ऐसे में किसी समय भी बड़ा हादसा हो सकता है। मौसम के मिजाज मंगलवार को फिर बदले। शाम करीब 4 बजे पूरे अलवर शहर में अंधकार छा गया। चारों ओर काले घने बादल उमड़ पड़े। साथ ही वाहन चालकों को हेडलाइट जल्दी जलानी पड़ी। उधर बारिश के दौर के चलते उमस और गर्मी में कमी आई है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश को किसानों ने फायदेमंद बताया है। बहरोड रोड के आसपास भी बारिश हुई। एक किसान ने बताया कि इससे बाजरा, ज्वार, मक्का, कपास और प्याज आदि में लाभ होगा। अभी तक गर्मी के कारण ये फसलें सूख रही थी। तो पहले बोए जा चुके हैं, बुआई पहले हो गई, ज्वार बाजरे में फायदा है। और प्याज वगैरह में, कपास सब फसल को फायदा है, सभी फसलों को फायदा, सबको फायदा। तो लगभग बाजरा और ये जो अन्य फसल सब बोई जा चुकी है। हाँ, सब बोई। सरिस्का बाग अभ्यारण्य क्षेत्र में भर्तरीधाम मार्ग के समीप देर रात सड़क किनारे एक साथ 3 पैंथर दिखाई दिए, जिन्होंने बकरी का शिकार कर रखा था। यह दृश्य दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं ने अपने कैमरे में कैद किया। 3 दिन पहले भी इसी मार्ग के समीप जंगल में एक पैंथर बकरी के शिकार के साथ दिखाई दिया था। गौरतलब है कि यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं और पद यात्राएं भी आती रहती हैं। दूसरी ओर यहाँ के घने जंगल के कारण बाघों और पैंथर का मूवमेंट बना रहता है। ऐसे में सरिस्का प्रशासन ने श्रद्धालुओं से रात में मंदिर परिसर और धर्मशालाओं में ही रहने एवं जंगल और सड़कों पर नहीं निकलने की अपील की है। साथ ही वाहनों की लाइट को जलाने में सावधानी और वन्य जीवों से छेड़छाड़ नहीं करने पर जोर दिया है। उधर ग्रामीणों ने प्रशासन और वन विभाग से मांग की है कि धार्मिक स्थल पर रात्रि के समय पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था की जाए, साथ ही सुरक्षा के आवश्यक इंतजाम किए जाएं। गौरतलब है कि आगामी भाद्रपद माह में भर्तरी का प्रसिद्ध मेला आयोजित होना है। मेले के दौरान हजारों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं और 3 दिनों तक धार्मिक गतिविधियां लगातार चलती रहती हैं। ऐसे में पैंथरों की लगातार मौजूदगी को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए विशेष सतर्कता बरतना आवश्यक माना जा रहा है। भिवाड़ी स्थित हरचंदपुर में मकान की छत पर पतंग उड़ाने चढ़ा बालक नीचे गिरकर लहूलुहान हो गया। उसे भिवाड़ी सरकारी अस्पताल से अलवर लाया गया, लेकिन 12 वर्षीय आयुष की गंभीर हालत के चलते प्राथमिक उपचार के बाद उसे जयपुर रेफर कर दिया गया। बालक की मां ने बताया कि वह मैनपुरी इटावा के रहने वाले हैं और 15 दिन पहले काम की तलाश में 3 बच्चों के साथ भिवाड़ी आए थे। साथ ही हरचंदपुर में किराए का मकान लिया था। इसी मकान में उनका बालक आयुष पतंग उड़ाने के लिए छत पर चढ़ गया और नीचे आ गिरा। कितने साल की उम्र है? होगा 7-8 साल। कहाँ के रहने वाले हैं? मैनपुरी। मैनपुरी कहाँ पड़ता है? कहाँ पड़ता है? इटावा मैनपुरी। अच्छा, यहाँ पर कहाँ रह रहे थे? भिवाड़ी। कौन सी जगह? हरचंदपुर। हाँ? हरचंदपुर। क्या करते थे ये? कौन? ये पतंग उड़ा रहा था छत पे। हाँ। फिर क्या हुआ? छत से गिर गया। फिर कहाँ लेके गए आप? भिवाड़ी से यहाँ पर लेकर आए। अच्छा, अब क्या यहाँ से रेफर कर रहे हैं? अब यहाँ से रेफर ले जा रहे हैं। कहाँ लगी है बच्चे के? सिर पे लगा है। बोल रहे हैं कि सिर पर लगा है, उसमें फ्रैक्चर हो गया है, सूजन है मुड़ में। अच्छा, तो इसके माता पिता कहाँ काम करते हैं भिवाड़ी में? कुछ नहीं करते, हम हैं इसका माँ। अच्छा, आप हो? आप क्या करती हो? कुछ नहीं करते, घर ही रहती हो भिवाड़ी में? कितने दिन से आई हो भिवाड़ी में आप? 15 दिन हो गए हैं। आपको आए हो भिवाड़ी? क्या करने के लिए आए थे भिवाड़ी? काम करने के लिए आए थे। तो अभी काम नहीं लगा आपका? राजकीय किशोर संप्रेषण गृह सहित विभिन्न संस्थानों का निरीक्षण करने एक टीम पहुंची। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव एवं एडीजे मोहनलाल सोनी और प्रशिक्षु विधि विद्यार्थी साक्षी चौधरी इस टीम में शामिल थे। उन्होंने पालना गृह, शिशु गृह एवं राजकीय किशोर गृह का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान राजकीय किशोर संप्रेषण गृह में कुल 29 किशोर आवासित पाए गए। सचिव ने यहां आवासीय कक्षों, भोजन व्यवस्था और स्वच्छता आदि सुविधाओं का गहन निरीक्षण किया। साथ ही 6 माह से अधिक समय से निरुद्ध किशोरों के प्रकरणों की समीक्षा भी की। इस संदर्भ में संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार शीघ्र कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं पालना गृह में स्वच्छता संबंधित कुछ कमियां पाए जाने पर उन्हें तत्काल दूर करने की हिदायत दी गई। साथ ही शिशु गृह में आवासित बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण एवं देखभाल संबंधी व्यवस्थाओं का अवलोकन किया गया है। उधर निरीक्षण के दौरान किशोर न्याय बोर्ड की प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट श्वेता अग्रवाल, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष रेणु गुप्ता और अधीक्षक संजय वर्मा आदि उपस्थित रहे।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मंगलवार को अलवर के नयाबास स्थित राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय में शिविर लगाया गया। यहां अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश शुभम गुप्ता ने स्कूली बच्चों को नशा मुक्ति सहित नशे से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया। स्कूल प्राचार्य मंजू बाला ने आयोजन की जानकारी दी। न्यायाधीश शुभम गुप्ता ने कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों को नशा मुक्ति के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि नशा हमारे जीवन में सामाजिक, आर्थिक और मानसिक कमजोरी लाता है, साथ ही हमें समाज से दूर कर देता है। राजस्थान की तरफ से महात्मा गांधी विद्यालय नयाबास में मजिस्ट्रेट शुभम गुप्ता जी आज हमारे बीच उपस्थित हुए और उन्होंने कक्षा 9 से 12 के सभी विद्यार्थियों को नशा मुक्ति और इससे बचाव के उपायों के बारे में बताया हमें कि किस प्रकार से नशा हमें आर्थिक, मानसिक और सामाजिक रूप से भी दूर कर देता है और हमारी सेहत से खिलवाड़ करता है, हमारे सपनों को पूरा होने नहीं देता। और वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पीएलवी रेखा महलावत द्वारा जागरूकता शिविर लगाया गया। यह शिविर डडीकर आनंदम आश्रम अलवर में आयोजित हुआ। इस दौरान एनजीओ के स्टाफ सदस्य चंदन शर्मा और अविनाश उपस्थित रहे। यहां आश्रम में रहने वाले सभी लाभार्थियों से बातचीत कर उन्हें निःशुल्क परामर्श और कानूनी सहायता संबंधित जानकारी दी गई। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर, अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों, महिलाओं, दिव्यांगों और विमंदित लोगों के लिए योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई। उदयपुर के महाराणा प्रताप खेलगांव में आयोजित राज्य स्तरीय सब जूनियर तैराकी प्रतियोगिता में अलवर के अग्रिम भारद्वाज ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 13-14 वर्ष आयु वर्ग में 2 रजत पदक अपने नाम किए हैं। इनमें 50 मीटर फ्री स्टाइल और 50 मीटर बैक स्ट्रोक स्पर्धा शामिल थी। अग्रिम का चयन जिला स्तरीय सब जूनियर प्रतियोगिता में दोनों स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीतने के बाद राज्य स्तर के लिए हुआ था। जिला तैराकी संघ के सचिव भगवान दास सैनी ने बताया कि इस तैराक ने पहली बार भाग लेकर यह उपलब्धियां अर्जित की हैं। टोंक जिले में पुलिस ने 1 लाख रुपए की फिरौती मांगकर अपहरण किए गए बालक के मामले में त्वरित कार्रवाई की है। सिर्फ 15 घंटे के भीतर पीछा कर बालक को मालपुरा कस्बे से सकुशल बरामद कर लिया गया। इसके बाद बालक को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक रोशन मीना के निर्देशन में की गई। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एटीएल टीवी। ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम। स्कूल फीस में ही फाउंडेशन, कक्षा 9th 10th प्री फाउंडेशन, कक्षा 11th 12th विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम। विद्यालय में मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक लाकर संस्था का सम्मान बढ़ाया और संस्था के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को 21,000 रुपए का चेक प्रदान किया। हमारी संस्थाएं कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को बुक्स, नोटबुक्स, बैग्स, डायरीज, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बैग, ड्रेस, जैकेट, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। हमारी संस्थाएं ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर, अंबेडकर सर्कल के पास अलवर। दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 84 सुभाष नगर, NEB अग्रसेन सर्कल के पास अलवर। आदित्य एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9829107651 and 9116913576। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार और समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान
एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768. BL Public School, a prestigious name in the field of education. BL Public School is not merely an educational institution but a dynamic center of values, discipline and excellence. The school prioritizes the holistic development of every student, ensuring that they not only excel academically but also succeed confidently in all aspects of life. The academic environment of the school is well organized, motivating and technologically enriched. Education is delivered through a balanced integration of modern resources and moral values. Smart classes and modern teaching methodologies, well-equipped computer lab, rich and peaceful library, practical learning in science and mathematics, sports and physical training, music, art, dance and cultural activities. Experienced, trained and dedicated teachers provide personal guidance to students that helps nurture talent and encourage students to become confident and self-reliant individuals. 100% board examination results are attained every year. Several students score 100% marks in subjects which are considered tough like mathematics and science, bringing pride to the institution. The school's alumni are now serving in prestigious positions across various fields, reflecting the quality education imparted by the institution. Although affiliated to RBSC, the academic guidance and standards of the school are maintained at par with CBSE education. Education here is not limited to textbooks. Special emphasis is placed on life skills, moral education, self-reliance, and personality development. Self-praise is no recommendation. Kindly come, visit us and see yourself. Our addresses. एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बगड़मेव क्षेत्र के ग्राम सांखला में सपेरा बस्ती से गांव की ओर जाने वाले मार्ग पर हाई वोल्टेज तार कई दिनों से लटक रहे हैं। सिर्फ 2.5 से 3 मीटर ऊंचाई पर मौजूद इन तारों से स्कूल जाने वाले बच्चों, आम नागरिकों और पशुओं को करंट लगने का खतरा बना रहता है। यह तार रास्ते के बीचों बीच झूल रहे हैं। गौरतलब है कि इस इलाके में भवन निर्माण कार्य भी चलता रहता है और ऐसे में बिल्डिंग मटेरियल से भरे ट्रोले और जेसीबी गुजरते रहते हैं। साथ ही बारिश के मौसम में खतरा और बढ़ गया है। क्षेत्र के निवासी मुख्तियार सिंह सहित अन्य लोगों ने विद्युत निगम से कार्रवाई की मांग की है। रामगढ़ तहसील के विद्युत निगम JVNL बगड़मेव के क्षेत्र में सांखला गांव के अंदर एक हाई वोल्टेज तार जो है वो सार्वजनिक रास्ते पर झूल रही है और जिससे किसी भी व्यक्ति को करंट लगने का खतरा है और उसकी कोई सुध नहीं ली जा रही है। यह रास्ता आम है, सपेरा बस्ती से लेकर गांव को जाता है और सुबह सुबह यहाँ से सपेरा बस्ती के सैकड़ों बच्चे स्कूल जाते हैं और दोपहर को वापस आते हैं। उसके अलावा आमजन भी यहाँ से गुजरता है और यह एक प्लॉटिंग एरिया है। यहाँ पर आए दिन निर्माण होता रहता है जिससे कि बजरी से भरे क्रेशर, मिट्टी और पत्थरों के ट्रोले यहाँ से गुजरते रहते हैं और ये तार इस तरह से झूल रही है कि रोड से मात्र 7-8 फुट ही ऊंची है और
कोई भी ट्रॉली वाला है उसको भी खतरा है, और कोई पैदल चलने वाला जो है उसको भी डर है कि कभी ये ऊपर से खींच नहीं ले। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो तार है यदि साइड में होती रोड के तो भी कोई ज़्यादा समस्या नहीं थी, ये रोड के बीच में है। भाजपा बगड़तिराया मंडल में आयोजित संगठनात्मक बैठक में प्रदेश प्रवक्ता रवि पालीवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उनका मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र चौधरी एवं कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। बैठक में विधानसभा प्रभारी पवन चौधरी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। प्रदेश प्रवक्ता पालीवाल ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों पर प्रकाश डालते हुए जन संघ से भाजपा तक के सफर का विस्तार से वर्णन किया। इस अवसर पर वरिष्ठ कार्यकर्ता रामजी लाल यादव, पूर्व मंडल अध्यक्ष सचिन पालीवाल, जिला पदाधिकारी रीटा सेठी, पूर्व सरपंच हिम्मत चौधरी, श्रीराम ठेकेदार, अजय सिंह, संजय चौधरी, योगेश पालीवाल और राजेंद्र प्रसाद मीणा आदि मौजूद रहे। मालाखेड़ा कस्बे में प्राचीन मंदिर से जगन्नाथ जी महाराज रथ यात्रा 18 जुलाई को श्रद्धा के साथ निकाली जाएगी। इसकी तैयारियां जोरों पर हैं। मंदिर महंत शिव कुमार दीक्षित ने बताया कि रथ यात्रा शाम 7 बजे मंदिर से गाजे बाजे के साथ मुख्य मार्गों से होते हुए तुलसी राम जी की बगीची पर पहुंचेगी। इसमें बड़ी संख्या में क्षेत्र के श्रद्धालु शामिल रहेंगे। वहीं 19 जुलाई को माता जानकी तुलसी राम जी की बगीची के लिए रवाना होंगी। यहाँ भरमेला और वरमाला कार्यक्रम 20 जुलाई को आयोजित होगा। साथ ही 21 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की वापसी माता जानकी के साथ होगी। जगन्नाथ जी महाराज की रथ यात्रा 18 जुलाई को निकलेगी हमारे यहाँ से जगन्नाथ जी मंदिर से, और मेन बाजार होते हुए तुलसीदास जी की बगीचे पे देर रात्रि पहुँचेगी। हमारी पूर्ण तैयारियाँ हो चुकी हैं। वैसे हमने प्रशासन को भी, जिलाधीश महोदय को भी अवगत करा दिया है, वो एसडीएम साहब को अवगत करा दिया है, नगर पालिका को भी अवगत करा दिया। हमारे सभी पारिवारिक भाई लक्ष्मीकांत, हरिओम दीक्षित, राकेश जी, अजय कुमार जी, सभी पारिवारिक सदस्य तैयारियों में जुड़े हुए हैं। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सीबी यादव एवं जिला अध्यक्ष उमेदी लाल मीणा की अनुशंसा पर अलवर जिले की कार्यकारिणी घोषित की गई है। नियुक्ति संबंधी सूचना प्रदेश महासचिव संगठन केशव तिवारी द्वारा जारी की गई। इसमें उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, विधानसभा कोऑर्डिनेटर और सोशल मीडिया प्रभारी सहित कुल 21 पदाधिकारियों को नियुक्त किया गया है। प्रदेश नेतृत्व ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों से अपेक्षा की है कि वे संगठन की आचार संहिता का पालन करते हुए विचारधारा को मजबूत करने में सहयोग करेंगे। मालाखेड़ा क्षेत्र में मंगलवार को व्यापक बरसात हुई, जिससे किसानों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली है। काश्तकार सतीश चौधरी और जगदीश सिंह हंसावत ने बताया कि बारिश नहीं होने से फसलें सूख रही थी, लेकिन मंगलवार को इंद्रदेव प्रसन्न हुए और अच्छी बरसात हुई है। इससे सभी फसलों को फायदा होगा। इसके अलावा गर्मी से राहत भी मिलेगी। और वहीं अकबरपुर क्षेत्र में मंगलवार दोपहर बाद हुई रिमझिम बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से कुछ राहत मिली। सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे और दोपहर बाद हल्की बारिश शुरू हो गई, जिससे मौसम सुहावना हो गया। हालांकि क्षेत्र में अभी भी पर्याप्त वर्षा नहीं होने से किसान चिंतित हैं। किसानों का कहना है कि बाजरे सहित खरीफ की फसलें अच्छी बारिश पर निर्भर हैं। क्षेत्र में मानसून की दस्तक तो हो चुकी है, लेकिन अब तक व्यापक बारिश नहीं होने से खेतों और जल स्रोतों में पर्याप्त पानी नहीं पहुंच पाया है। किसानों का कहना है कि जोरदार बारिश होने के बाद ही बरसाती नदियों और नालों में पानी का बहाव शुरू हो पाएगा। चोरोटी पहाड़ में इब्तिदा संस्था द्वारा संकल्प किशोर संदर्भ केंद्र और उमंग किशोरी संदर्भ केंद्र चलाया जा रहा है। यहाँ सभी ने मिलकर सामुदायिक भवन की साफ सफाई की। इसके तहत श्रमदान कर झाड़ियों और कचरे का निस्तारण किया गया। साथ ही पौधे लगाए गए हैं। इस दौरान अनूप, धीरज, अनुराग, अक्षय, सिमरन, रानी, काजल और रजनी आदि की मौजूदगी रही। फील्ड कोऑर्डिनेटर मुकेश कुमार ने आयोजन की जानकारी प्रदान की। कुमार है और मैं चोरोटी पहाड़ का रहने वाला हूँ। मेरा नाम धीरज है। मैं चोरोटी पहाड़ बिहार सेंटर से रहने वाला हूँ। आज हम किशोर और किशोरों ने मिलकर समुदाय भवन की विशेष साफ सफाई की। माधोगढ़ क्षेत्र में अच्छी बरसात की कामना करते हुए श्रद्धालुओं ने छीला वाले हनुमान जी मंदिर में मंगलवार को विशाल भंडारे का आयोजन किया। ग्रामीण भक्त कई दिनों से इसकी तैयारियों में जुटे हुए थे। श्रद्धालुओं ने बताया कि हर वर्ष आयोजित होने वाले इस भंडारे में माधोगढ़ सहित आसपास के अनेक गांवों से बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं। ऐसे में भोजन और पेयजल के अलावा वाहनों की पार्किंग सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई थी। साथ ही भगवान से प्रार्थना की गई कि बढ़िया बारिश हो, जिससे फसलों का अधिक उत्पादन हो सके। भंडारे का शुभारंभ हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना और आरती के साथ हुआ। इसके बाद प्रसाद वितरित किया गया।
गौरतलब है कि छीला वाले हनुमान जी मंदिर क्षेत्र की आस्था का प्रमुख केंद्र है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पीपलखेड़ा में समाज सेवा की प्रेरणादायक मिसाल देखने को मिली। यहाँ के निवासी भामाशाह मुरली राम धोबी द्वारा विद्यालय को एक वाटर कूलर भेंट किया गया है। इससे विद्यार्थियों को स्वच्छ एवं ठंडा पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। वाटर कूलर का शुभारंभ फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिवार एवं ग्रामीणों ने दानदाता का साफा एवं माला पहनाकर आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में प्रधानाध्यापक मोहनलाल, कुलदीप, एसएमसी अध्यक्ष गुरमीत सिंह, मोहनलाल, मंगतूराम, जितेंद्र सिंह और ब्रह्म मोहन आदि उपस्थित रहे। गोविंदगढ़ नगर पालिका परिसर में शहरी सेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में आमजन की समस्याओं का निस्तारण करने के साथ ही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। मुख्य अतिथि रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह ने लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना की किश्तें और मालिकाना हक के पट्टे वितरित किए। इस दौरान मानव सेवा समिति और महात्मा गांधी विद्यालय रामबास को भी पट्टे जारी किए गए। विधायक सुखवंत सिंह ने बताया कि यह शहरी सेवा शिविर आम जन की सुविधा और राहत के लिए आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कई कार्यों में टाइटल यानी स्वामित्व को लेकर तकनीकी समस्याएं आ रही थी, लेकिन अब शिविर के दौरान ये पावर सीधे अधिशासी अधिकारी को दे दी गई है। उधर विधायक ने नगर पालिका के कनिष्ठ अभियंता, ईओ और अन्य कर्मचारियों को निर्देश देते हुए कहा कि पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना प्राथमिकता है। इस विशेष शिविर के दौरान पूर्व सरपंच गंगा प्रसाद यादव, समाज सेवी रामेश्वर रावत, पूर्व मंडल अध्यक्ष रविंद्र शर्मा, मंडल अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा, नगर पालिका के कनिष्ठ अभियंता नवीन दुआ आदि मौजूद रहे। गोविंदगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी कौशल्या बिश्नोई को ज्ञापन सौंपा है। कार्यकर्ताओं ने पिछले 3 माह से मानदेय नहीं मिलने, लगातार बढ़ते अतिरिक्त कार्यभार और लंबित भुगतानों को लेकर नाराजगी व्यक्त की। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बताया कि उन्हें विभागीय जिम्मेदारियों के साथ साथ अन्य विभागों के कार्य भी लगातार सौंपे जा रहे हैं, लेकिन सीमित मानदेय में घर परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है और समय पर भुगतान न मिलने से आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गुड़िया अरोड़ा ने जानकारी दी कि विभाग के उदासीन रवैये के कारण कार्यकर्ताओं पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। ज्ञापन में प्रमुख रूप से 3 माह से लंबित मानदेय का तत्काल भुगतान करने की मांग की गई है। साथ ही मानदेय बढ़ाकर न्यूनतम 18,000 रुपए प्रति माह करने की भी अपील की। ज्ञापन सौंपने के बाद कार्यकर्ताओं ने सरकार और विभाग के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए, जिन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता तब तक कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। खैरतल तिजारा जिला प्रभारी सचिव पूनम ने नगर परिषद तिजारा, नगर पालिका किशनगढ़ बास एवं ग्राम पंचायत चामरोदा में आयोजित सेवा शिविरों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, पालनहार योजना पंजीकरण और पट्टा वितरण सहित विभिन्न योजनाओं से संबंधित स्टॉल्स का अवलोकन किया। साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। प्रभारी सचिव ने कहा कि शिविर में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की समस्या का समयबद्ध एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए। निरीक्षण के दौरान जिला प्रभारी सचिव सहित जिला कलेक्टर अतुल प्रकाश ने विभिन्न लाभार्थियों को चेक वितरित किए। साथ ही पात्र व्यक्तियों को पट्टों का वितरण किया गया। जिला कलेक्टर ने आम जन से अधिकाधिक संख्या में शिविरों में पहुंचकर विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ लेने का आह्वान किया। इस दौरान तिजारा एसडीएम संजीव कुमार वर्मा, तिजारा तहसीलदार विजय बैरवा, नगर परिषद आयुक्त मनीषा यादव, पालिका अधिशासी अधिकारी राहुल और जलदाय अधीक्षण अभियंता धर्मवीर यादव आदि मौजूद रहे। और वहीं ग्रामीण सेवा शिविर 2026 के तहत ग्राम पंचायत चामरोदा में किशनगढ़ बास एसडीएम सत्यवीर यादव की अध्यक्षता में शिविर लगाया गया। इसमें सह खातेदारी भूमि विभाजन का प्रकरण मौके पर ही निस्तारित कर खातेदारों को राहत प्रदान की गई। शिविर के दौरान ग्राम बोलनी निवासी लालचंद एवं धर्मवीर ने अपनी सह खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से विभाजन कराने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। इस पर शिविर प्रभारी के निर्देशानुसार नायब तहसीलदार हिमांशु मीणा, भू अभिलेख निरीक्षक बबीता बंसल और पटवारी मुकेश कुमार ने संबंधित भूमि का मौके पर निरीक्षण किया। नायब तहसीलदार ने मौके पर ही विभाजन आदेश जारी कर प्रकरण का त्वरित निस्तारण किया। वर्षों से लंबित भूमि विभाजन की प्रक्रिया पूरी होने पर दोनों खातेदारों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन का आभार जताया है। खैरतल की माया कॉलोनी के युवाओं द्वारा किशनगढ़ रोड पर ठंडाई का वितरण किया गया। सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक यह दौर चला। इस मौके पर राहुल शर्मा, पीयूष शास्त्री, ऋतिक, बबल यादव, मन्नू चौधरी और किशोर कुमार आदि ने अपनी सेवाएं दी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खैरतल तिजारा के निर्देशन में डीईओ मुख्यालय के विशेष सहयोग से ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडे अभियान जारी है। इसके तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिछाला में एडीजे संख्या 1 अरुण गोदारा स्टेप बाय स्टेप पब्लिक स्कूल में एडीजे संख्या 2 रणवीर सिंह और जोजाका सीनियर स्कूल में न्यायाधीश ऐश्वर्या एस अग्रवाल के मार्गदर्शन में कैंप लगा। साथ ही लॉर्ड कृष्णा सीनियर सेकेंडरी विद्यालय बालियावास में न्यायाधीश मेघना मीना और करीम मॉडर्न सेकेंडरी स्कूल बेरला में सृष्टि जैन के निर्देशन में विधिक जागरूकता शिविर लगाए गए। इस विशेष अभियान का मूल उद्देश्य स्कूली विद्यार्थियों को कानूनी अधिकारों के प्रति सजग करना और सामाजिक बुराइयों से दूर रखना है। इस मौके पर समाज में बढ़ते नशे के घातक दुष्प्रभावों के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी गई। वक्ताओं ने बच्चों से आह्वान किया कि वे नशे जैसी कुरीतियों से दूर रहकर अपने स्वर्णिम भविष्य के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करें। साथ ही साइबर अपराधों के विभिन्न स्वरूपों के प्रति भी विशेष रूप से आगाह किया गया। इसके अलावा स्कूल में गठित जूनियर लीगल लिटरेसी क्लब को भी अधिक क्रियाशील और प्रभावी बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। और वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष एवं जिला सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र व्यास ने राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय आनंद नगर खैरतल में संबोधन दिया। उन्होंने ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडे कार्यक्रम के तहत कानूनी साक्षरता एवं संवेदीकरण शिविर में साइबर दुर्व्यवहार और बचाव की जानकारी दी। वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने एक्सिस उच्च माध्यमिक विद्यालय और मुंसिफ मजिस्ट्रेट खुशबू कंवरिया ने एंजल एकेडमी में विचार रखे। यहां भी कानूनी साक्षरता एवं संवेदीकरण शिविर लगाए गए। सभी न्यायाधीशों ने बालिकाओं के साथ मित्रवत बातें कर उन्हें साइबर क्राइम की बारीकियां समझाई। साथ ही बताया कि किसी भी बालिका को अपनी निजी जानकारी को व्हाट्सएप और स्टेटस पर शेयर नहीं करना चाहिए। इस मौके पर उन्होंने नशा नीति से होने वाले नुकसान के बारे में भी विस्तार से बताया। इसी तरह एडीजे संख्या 1 किशनगढ़वास दीपेंद्र माथुर ने पैराडाइज उच्च माध्यमिक विद्यालय और एडीजे संख्या 2 जगदीश मीणा ने मेमोरियल उच्च माध्यमिक विद्यालय में संबोधन दिया। वहीं अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट संख्या 1 डॉक्टर सुरभि सिंह ने ब्लू बेल्स माध्यमिक विद्यालय किशनगढ़वास में साइबर दुर्व्यवहार और बचाव की जानकारी दी। इस अवसर पर सभी न्यायिक अधिकारियों ने स्कूलों में कोर्ट वाली दीदी नामक शिकायत पेटिका स्थापित की है। भिवाड़ी पुलिस जिले में झूठे मुकदमे दर्ज कराकर कानून को गुमराह करने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है। एसपी ब्रजेश उपाध्याय के निर्देश पर चलाए गए विशेष अभियान के तहत पुलिस ने कई गंभीर मामलों की निष्पक्ष और साक्ष्य आधारित जांच की है। जांच में शादी का झांसा देकर संबंध बनाने, मारपीट, लज्जा भंग और अन्य गंभीर आरोपों वाले कई प्रकरण झूठे पाए गए। अनुसंधान अधिकारियों ने केवल मामले बंद नहीं किए बल्कि संबंधित परिवादियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा न्यायालय में इस्तगाशे भी पेश किए हैं। साथ ही आर्थिक दंड लगाया है। भिवाड़ी पुलिस का कहना है कि झूठे मुकदमे पुलिस संसाधनों की बर्बादी के साथ साथ वास्तविक पीड़ितों के न्याय में भी बाधा बनते हैं। इसलिए ऐसे मामलों में अब कानूनी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। न्याय संहिता में धारा 217 और 248 एक कानूनी प्रावधान है जिसके अंतर्गत जो कोई पुलिस को झूठी साक्ष्य देता है या किसी निर्दोष आदमी को फंसाने के लिए झूठी साक्ष्य देता है उसके खिलाफ कानून में सजा का प्रावधान किया गया है। इस धारा के अंतर्गत हमने एक मुहिम चलाई है। जो भी झूठा मुकदमा दर्ज करा रहा है उसके खिलाफ हम न्यायालय में पेश करते हैं कि ये झूठा मुकदमा पाया गया है और इसको इस धारा 217 और 248 के तहत सजा दिया जाए। हमने 5 केसेस में सजा कराया है और मैं ऐसे लोग, ऐसे तत्व जो झूठा मुकदमा कराकर किसी को ब्लैकमेल करने चाहते हैं या उसका मानहानि करना चाहते हैं या पुलिस का समय खराब करना चाहते हैं या फिर कानून की जो प्रक्रिया है उसमें उल्लंघन करना चाहते हैं, उनके खिलाफ ये प्रक्रिया जारी रहेगी। तो मैं लोगों से यही उम्मीद करूंगा कि कानून सम्मत ही कार्रवाई करें जिससे कि कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जा सके। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर मंगलवार को एक बार फिर तेज रफ्तार और लापरवाही के कारण बड़ा सड़क हादसा हो गया। यहां रसगंज की पुलिया के पास दिल्ली से जयपुर की ओर जाने वाले मार्ग पर आगे खड़े एक ट्रक में पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। इसके चलते 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें फिरोजपुर झिरका क्षेत्र के शौकीन और साकिर शामिल हैं। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों घायलों को बाहर निकालकर तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ौदा में पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद इन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद कुछ समय के लिए एक्सप्रेसवे पर यातायात प्रभावित रहा। गौरतलब है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर लगातार सड़क दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं। प्राथमिक अध्यापक संघ ने एडीएम अलवर को विभिन्न मांगों पर ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान जिला अध्यक्ष धनेश कुमार मीणा,
जिला संगठन मंत्री मौसम खान, रामगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष हेमेंद्र जैन, रवि कुमार वर्मा, रवि सैनी, साहुन खान और सीमा अग्रवाल आदि मौजूद रहे। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं में शिक्षकों की 2 पारियों में ड्यूटी को हटाकर 1 पारी में करने की मांग रखी गई। एडीएम ने इस समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। कांग्रेस ने भाजपा पर रिफाइनरी का जबरन श्रेय लेने का आरोप लगाया है। पीसीसी महासचिव अशोक कुमार सैनी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालोतरा के पचपदरा में रिफाइनरी का उद्घाटन किया है, लेकिन इसके विकास और शिलान्यास का कार्य पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा पहले ही कर दिया गया था। इसके अलावा तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके विकास से संबंधित पूरा काम करवाया था। सैनी के अनुसार प्रधानमंत्री को राजस्थान में 2 अन्य बड़ी रिफाइनरी लगवानी चाहिए। इसके अलावा सैनी ने कहा कि अब अमेरिका ईरान युद्ध समाप्त हो गया है और विश्व स्तर पर कच्चे तेल की कीमत काफी कम है। ऐसे में सरकारी कंपनियों को भी डीजल पेट्रोल की रेट में कम से कम 5 रुपए प्रति लीटर की कमी करनी चाहिए। सर, राजस्थान के बालोतरा में जिस तरह से प्रधानमंत्री आए, रिफाइनरी जो है एचपी की, हिंदुस्तान पेट्रोलियम की, उसका उद्घाटन करके गए हैं, क्या कहना चाहिए? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो बालोतरा में जो रिफाइनरी का उद्घाटन कर गए हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी, वो किस चीज़ का कर गए? ये उद्घाटन तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी के द्वारा कर दिया गया था। जब राजस्थान में गहलोत जी की सरकार थी, उस टाइम पर मनमोहन सिंह जी कर गए थे, चालू कर गए थे। रिफाइनरी का अधिकतर काम हो गया था, खूब अच्छा काम चल रहा था। अब का किस चीज़ का उद्घाटन कर गए? ये सिवाय कांग्रेस के जो किए हुए कामों को श्रेय देने के लिए और कुछ नहीं है। अपना कांग्रेस का पत्ता हटा करके खुद का पत्ता लगा रहे हैं कि हम लोग उद्घाटन क्या है। इनकी अपनाने आदतें, विकास कार्य करने नहीं। जो कांग्रेस के टाइम पे जो विकास कार्य हो रहे हैं, जिनकी नींव रखी गई है, चाहे प्रधानमंत्री द्वारा चाहे मुख्यमंत्री द्वारा, कांग्रेस के राज में रखी गई है, अब वो पूरा हो रहे हैं अब बीजेपी के राज में। तो इनका तो सिर्फ पूरा होने है, तो इसका मतलब है कि हमने कर दिया सारा काम, सिर्फ हमारा ही है, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। तो इनकी तो पुरानी आदत है कि आज़ादी से 47 से लेकर अब 2014 तक कांग्रेस थी सत्ता में, उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। जो भी काम हो रहा है 2014 के बाद हुआ है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 में आए, तो जो भी काम हुआ है देश में 14 के बाद में हो रहा है। इनकी सिवाय कुछ नहीं। अगर इनको करना है तो रिफाइनरी एक और लगाए ना, 2 लगाएं, 4 लगाएं, राजस्थान और जगह लगाए ना। राजस्थान में बालोतरा में लगी हुई है, ये इसमें करें। आज पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जबकि विदेशों में कच्चा तेल की रेट कम हुई है। तो कम हुई है तो इनको कम करना चाहिए, जितने भी हो, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, जितने भी कम हो, कच्चा तेल कम हुआ है तो ये उस हिसाब से करना चाहिए। बढ़ाने को तो आधी रात को, बाद में भी रात को कहीं बढ़ा दिया, सुबह पेट्रोल डीजल की रेट बढ़ जाती है, गैस की रेट बढ़ जाती है। क्यों नहीं बढ़ाया जाए? जब ऊपर कच्चा तेल हमको सस्ता मिल रहा है तो आम पब्लिक के लिए डीजल पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं किया जा रहा? ये सिवाय केंद्र सरकार के झूठे हुए हैं, लूट खसोट बचा रहे हैं। तो जिस तरह से नायरा कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, तेल कंपनी है, उसने 5 रुपये डीजल पेट्रोल पर घटा दिए। तो आपको लगता है कि सरकारी कंपनी है जो भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, इनको भी कम करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। जो प्राइवेट कंपनी नायरा कर रही है, अपने 5 रुपये तो जैसे बता रहे हैं 5 रुपये उन्होंने कम करा, तो इनको भी करना चाहिए। इनको भी उसी हिसाब से चलना चाहिए, पूरे एक समान रखना चाहिए रेट। 5 रुपये, 10 रुपये जो भी कच्चे तेल के हिसाब से करनी चाहिए। ये HP का है रिफाइनरी, दूसरी इनको लगानी चाहिए रिफाइनरी। अगर इनको ज़्यादा ही करना है तो 1-2 लगाए, और डीजल पेट्रोल का, गैस का इनको दाम कम करना चाहिए। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान में समान नागरिक संहिता की कवायद हुई तेज, भाजपा ने समान अधिकारों के लिए बताया जरूरी, वहीं विपक्ष ने स्वतंत्रता का हनन दिया करार। ट्रैक्टर और टेम्पो की भिड़ंत में 2 युवकों की गई जान, बगड़ तिराहा क्षेत्र में 3 अन्य युवक हुए गंभीर घायल। अलवर में फिर मिले गौवंश के अवशेष और हिंदूवादी संगठनों ने किया प्रदर्शन, रजवट मैदान के समीप अवशेष हुए बरामद। और लेन देन के विवाद में खेड़ा मैदा में 4 हुए घायल, वहीं बंटवारे को लेकर खानपुर मेवान में 3 लोग हुए जख्मी। ATL न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा,
और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ETL TV, भरोसा अलवर का।